हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे करंट शो में 12 सितंबर के करंट अफेयर की बात करते हैं। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्या है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें, जो भारतीय नौसेना के पूर्व जो प्रमुख थे सुनील लांबा जी को इन्होंने सिंगापुर के द्वारा मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो मेरिटोरियस सर्विस मेडल होता है वो सिंगापुर के द्वारा दिया जाता है। सुनील लांबा भारतीय नौसेना के जो पूर्व प्रमुख थे एडमिरल सुनील लांबा, इनको सिंगापुर ने दिया है। ऐसा क्यों दिया है, क्यों सुनील लांबा को ही दिया गया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो सुनील लांबा जी थे वो भारत और जो सिंगापुर के मध्य जो नौसेना संबंधों को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी थी वो सुनील लांबा के कंधों पे थी। और आपको याद होगा सिटमैक्स एक युद्धाभ्यास है जो भारतीय नौसेना और सिंगापुर के नौसेना के बीच में ये होता है। सिम्बैक्स को आरंभ करने की भी श्रेय किसको जाता है, सुनील लांबा को। और सिटमैक्स जिसमें 3 देश भाग लेते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। सिटमैक्स जो भारतीय नौसेना का अभ्यास है जो सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है, उसको भी स्टार्ट करने का जो श्रेय होता है वो सुनील लांबा जी को ही जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है लीजन द ऑनर अवार्ड किसे दिया गया है। तो आपको बता दें, ये जो लीजन द ऑनर अवार्ड है ये फ्रांस का अवार्ड है और इसे शशि थरूर को दिया गया है। किसी नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा जनरल की उपाधि से नवाजा गया है। तो आपको बता दें, जो भारत होता है नेपाल के सैनिकों को जनरल की उपाधि देता है, और जो नेपाल होता है वो भारत के सैनिकों को किसी भी एक प्रमुख को जनरल की उपाधि देता है। तो आपको बता दें, मनोज पांडे जो हमारे थल सेना प्रमुख हैं उनको नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा जनरल की उपाधि दी गई है। जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो आपको बता दें, जो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 है वो एंजेला मार्केल को दिया गया है, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी एंजेला मार्केल। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग में शामिल भारत के 3 शहर कौन से हैं। तो आपको बता दें, यूनेस्को जो नेटवर्क ऑफ लर्निंग है उसमें जो भारत के 3 शहर शामिल हैं। पहला तो है नीलांबर जो केरल में है, दूसरा है त्रिशूल वो भी केरल में है, और तीसरा है वारंगल जो तेलंगाना के अंदर आता है। यह यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग में शामिल शहर हैं भारत के। पुलित्जर अवार्ड का याद होगा आपको। पुलित्जर जो अवार्ड होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका द्वारा दिया जाता है, और यह इस 2022 का जो अवार्ड था पुलित्जर अवार्ड वो फहमीदा जी को दिया गया है, जो बांग्लादेश की पत्रकारिता थी, जिन्होंने क्या किया था, पत्रकारिता के साथ साथ इन्होंने उसका सचित्र वर्णन और कमेंट्री भी की थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको बता दो, जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर है उसका जो उद्घाटन है वो लोथल गुजरात के अंदर किया जा रहा है। आइए इसके बाद में जान लेते हैं। जो NMHC है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत जो परिषद है उसका जो लोथल गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत की जा रही है। जो लोथल जो गुजरात है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित डॉकयार्ड है, और डॉकयार्ड है पोत परिवहन, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपको बता दें, जो पोत परिवहन जल भार मंत्रालय है इसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें, जो समुद्र की विरासत होती है, समुद्री विरासत हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना और उनके प्रदर्शन के लिए एक म्यूजियम बनाने का इस कॉरिडोर के अंदर बात की गई है कि इसका समुद्री विरासतों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका जो पहला चरण होगा वो 2024 तक पूरा हो जाएगा। इसके पहले चरण का जो लक्ष्य है वो 2024 तक पूरा हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित होगा। नोएडा के अंदर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित होगा। विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, जो डिजिटल खाद्य संग्रहालय है वो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर इसका संग्रहालय का उद्घाटन बनाया गया है। जीएसटी म्यूजियम कहाँ है,
पणजी गोवा के अंदर जीएसटी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, हाल ही में इसे किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी म्यूजियम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो आपको बता दें जो पणजी की राजधानी, गोवा की राजधानी जो पणजी है, उसके अंदर जीएसटी म्यूजियम की स्थापना की गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरू की है। भाई साहब, छाता योजना, बारिश का मौसम है, छाता तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है। तो आपको बता दें जो ओडिशा सरकार है इसे छाता योजना शुरू की है। किस वजह से की है, उद्देश्य क्या है इसका, आइए जान लेते हैं। ये उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें इसका उद्देश्य जो है वर्षा जल का संरक्षण करना है। क्योंकि जो हमारे भूमि में जो भूमि का जो जल स्तर है वो उसको बेहतर बनाने के लिए मतलब कंजर्व, जो बारिश का पानी है उसे कंजर्व करने के लिए इस छाता योजना को शुरू किया गया है। और इसको शुरू करने वाले जो हैं नवीन पटनायक के द्वारा इन्हें शुरू किया गया है। किस लिए, भूजल स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट है नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन है। नवीनतम शास्त्रीय भाषा, तो आपको बता दें 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। जो सबसे पुरानी है वो तमिल है, तमिल जो 2004 में इसको मान्यता दी गई थी। और नवीनतम जो है उड़िया है, उड़िया सबसे लास्ट है, नवीनतम है। सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको बता दें ये ओडिशा के अंदर सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क स्थित है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीवी लाल का निधन हो गया है, वो क्या थे। आपको ये बताने कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो ये बीवी लाल जी हैं, आपको ये लग रहा होगा कि ये क्यों किसी एक के पर्सन के निधन होने पे ऐसे इस बारे में जानकारी क्या है। तो आपको जो बता दें, ये जो बीवी लाल हैं वो एक पुरातात्विक थे, मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनका जो पूरा नाम था बीवी लाल का ब्रजवासी लाल थे। इन्होंने, आपने एक नाम सुना होगा कालीबंगा जो सभ्यता का नाम सुना होगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता, मतलब राजस्थान के अंदर है कालीबंगा। इन्होंने ही ब्रजवासी लाल ने ही इसी कालीबंगा सभ्यता की जो है उत्खनन करता है। और जो ये कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु घाटी का सभ्यता का एक भाग है। और कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। और जो कालीबंगा के खोज करता है वो अमलानंद घोष जी हैं, लेकिन उत्खनन जो करता है वो बीवी लाल और वीके थापर हैं। वीके थापर जी इनके हैं। और कालीबंगा में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कालीबंगा में क्या प्राप्त हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कालीबंगा में क्या मिला था। तो आपको बता दें जो जूते हुए खेत के प्रमाण थे वो कालीबंगा के अंदर ही मिले थे। और इसका एक ट्रिक है इसका, बीवी ने अमल पी कर गाल लाल कर दिया है। तो जिसे बीवी अमल उत्खनन खोजकर्ता अमलानंद घोष, बीवी लाल उत्खनन करता और गाल लाल कर दिया थापर लगा के, मतलब थप्पड़ लगा के गाल लाल कर दिया, तो बीवी लाल थापर जी हैं। आइए कुछ बात जान लेते हैं। जो ब्रजवासी लाल जी ने, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण, भारत की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग के वो क्या हेड भी रह चुके थे, पहले हेड रह चुके थे। आपको याद होगा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का एक मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया है अपना। 1970 के दशक में जो बाबरी मस्जिद के जो नीचे राम मंदिर के जो अवशेष के उत्खनन खोज करता है वो बीवी लाल ब्रजवासी लाल जी ही हैं। सोचिए 1970 के दशक में पहली बार बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेषों की खोज करता है ये। और आपको याद होगा कि 9 दिसंबर 2019 को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें 2.77 एकड़ की जो विवादित ज़मीन थी वो राम जन्मभूमि को प्रदान कर दी गई है राम मंदिर बनाने के लिए। और इसमें जो इसके उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के CIJ थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो रंजन गोगोई थे। और ये 5 बेंच की संवैधानिक सीट, 5 जजों की जो संवैधानिक बेंच होती है उसके द्वारा यह फैसला दिया गया था। और 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था, राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।